आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी ऑफ पी ब्लॉक। लिखा हुआ है 11th क्लास में आपने पी ब्लॉक के बारे में इनिशियल शुरू किया था। पी ब्लॉक में आपको पता है कि कुल मिला के 6 ग्रुप है, 13 से लेकर 18। इनमें से 2 ग्रुप की स्टडी आपकी 11th क्लास में हो चुकी है। बाकी बचे हुए जो ग्रुप्स हैं वो आप 12th में पढ़ते हो। स्टार्टिंग में ग्रुप 15। ग्रुप 15 में आपको पता है जो मेंबर्स हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एक ये मॉस्कोवियम है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ खास पढ़ना नहीं है, ना हम इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, मैन में है। As we go down the group, there is a shift in the non-metallic to metallic behavior। वो हर ग्रुप में होता है, कुछ नया नहीं है। डाउन द ग्रुप आने पे हमेशा मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस इस परिवार के टिपिकल नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम आर मेटल। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पॉइजन नाइट्रोजन 78% हवा में होती है, आपको पता ही है। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। उम्मीद नहीं है क्वेश्चन यहाँ से आने की, लेकिन ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं, कॉमन नेम है। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। फास्फोरस मिनरल्स के अंदर होता है। फास्फोरस के मिनरल्स कितने पढ़ने चाहिए अब ये भी नहीं पता, क्योंकि फास्फोरस स्टडी कट गई है। फिर भी एपेटाइट, खासकर जो फ्लोरा एपेटाइट है, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। जेई में, नीट में भी काफी पूछा जाता है। अगर इसका फॉर्मूला याद कर सकें तो इम्पोर्टेंट है। फॉस्फोरस एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल और इट इज प्रेजेंट इन द बोन्स, ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन्स मिल्क, एग में, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज द सल्फाइड। मॉस्कोवियम एक सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 115 है। मैंने बताया, इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सबकी प्रॉपर्टीज दे रखी है। ऑब्वियसली मॉस्कोवियम के बारे में बात नहीं करेंगे। सो ये टेबल दे रखी है, और उस टेबल में कोई एनोमली है क्या? डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, अच्छी बात है। मास नंबर बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयनेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो डाउन द ग्रुप आने पे आयनेशन एनर्जी घटनी चाहिए, और आप देख सकते हो कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी घट भी रही है। अगर हम सेकंड में देखें तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यू कैन सी दैट। अगर हम थर्ड आई देखें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ महसूस हो रही है। So this is very important and you know the reason, it is because of inert pair effect। तो डाउन द ग्रुप आने पे आयनेशन एनर्जी घटनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि जो बिस्मथ है उसकी आयनेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटीमनी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम पड़ रही है। नेगेटिविटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप नेगेटिविटी घटनी चाहिए, घट रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल रेडियस डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप आने पे आयनिक रेडियस -3 आयन का लिखा हुआ है, जो कि डाउन द ग्रुप आने पे वेरी कर रहा है, लेकिन हमें इसका फायदा नहीं है क्योंकि नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वो -3 चार्ज दिखाते नहीं है, तो आयनिक रेडियस इग्नोर करो। मेल्टिंग पॉइंट में भी आप देख सकते हो कि रेगुलर ट्रेंड नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पैकिंग एज वेल। हमें समझना होगा कि ऊपर के लोग नॉन मेटल हैं, बीच के मेटलॉइड हैं, आखिरी का मेटल है। इनके लैटिस, इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। कोई बीसीसी बनाता है, कोई एफसीसी बनाता है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट में फर्क आता है। मेल्टिंग पॉइंट पे मैंने कभी कोई क्वेश्चन वैसे आते हुए देखा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में आप देख सकते हो डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ रहा है। थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ का कम है। अगेन इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। डेंसिटी वेरिएशन हम कभी पूछते नहीं है, बट फिर भी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है बिकॉज डेंसिटी मास पे मेजरली डिपेंड करती है। तो इस टेबल में अगर कुछ एनोमली दिख रही है तो वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में दिख रही है। सो जेई के लिए मैं अभी भी बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, लेकिन सीबीएसई में मुझे 1.1% चांस नहीं है इस पे क्वेश्चन आए। तो बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? इस बिकॉज एक्चुअली ऑफ द नेचर ऑफ पैकिंग जो उसके अंदर बनती है इन सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस परिवार के लोगों का कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 है, कोई इशू नहीं है। P3 हाफ फिल्ड होता है, आपको पता है हाफ फिल्ड वाले एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। कोवलेंट एटॉमिक रेडियस की बात करें तो डाउन द ग्रुप आने पे रेडियस बढ़ता है। वो कह रहा है आर्सेनिक से एंटीमनी में रेडियस उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। उसकी वजह यह है क्योंकि
काफी सारे इलेक्ट्रॉन डी और एफ में भरते चले जाएंगे, जिससे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आप बोल सकते हो, जिससे बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जितनी बढ़नी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन से फास्फोरस आते हैं तो रेडियस ज्यादा बढ़ता है, लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी का रेडियस हमें लगभग सेम नजर आता है। एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये रहा, ये देखो 141 और 148। उसकी वजह यह है क्योंकि जो लास्ट मेंबर होता है ग्रुप का, उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डी और एफ में पड़े होते हैं, जो कि बैक शील्डर है, तो अट्रैक्शन बाहर बढ़ जाती है। आयनेशन एनर्जी के बारे में यही है कि एक तो ये हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए कहते हैं कि इनकी जो आयनेशन एनर्जी है, बार बार ये सिखाते हैं कि नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है और कार्बन से भी ज्यादा है। और जो चीज मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ, ग्रुप 17 से कम है। तो हाफ फील्ड होने का असर इतना ही होता है कि अपने से एक पहले और अपने से एक बाद के मुकाबले आई बढ़ेगी। ये हाफ फील्ड है, इसके बावजूद भी फ्लोरीन की आई ज्यादा है, उसकी वजह स्मॉल साइज है। Then we have ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी, तो हर एक का सेम रहता है, इसमें कभी कोई एक्सेप्शन नहीं होती। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, दूसरा मुश्किल, तीसरा अति मुश्किल। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डाउन द ग्रुप आने पे घटती है, बात सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो प्योरली डिपेंड करती है ऑन साइज। तो साइज बढ़ेगा, नेगेटिविटी घटेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ पॉलीएटॉमिक, नाइट्रोजन एक गैस है, आपको पता है, बाकी सब सॉलिड है। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी है, ये बात हो गई। To decrease in ionization energy, increase radius, boiling point in general increases from top to bottom. In general बढ़ता है, but melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth. Except nitrogen, all show allotropy. तो ये क्वेश्चन आपने देखा था, बहुत जगहों पे आया हुआ था। शायद गूगल पे कहीं लिखा हुआ है कि बिस्मथ भी एलोट्रॉपी शो नहीं करता, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है नाइट्रोजन के अलावा सभी लोग एलोट्रॉपी शो करते हैं। हमने यही वर्डिक्ट लेके चलना है जो एनसीईआरटी कह रही है। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में भी मैं बोलूंगा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम है, बट इन्होंने डिस्कशन दिया हुआ है, रीजन कोई नहीं देगा आपको इसके। Then we have chemical property, oxidation state and the trend. The common oxidation state is परिवार की, मैंने आपको सिखाया था रेंज कैसे निकालते हैं। सो तो रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लेगी नोबल गैस बन जाए, कितने लॉस कर देगी नोबल गैस बन जाए। तो -3 से +5 यहाँ पे रेंज है, और वो आपको कह रहा है कि टेंडेंसी टू शो -3 स्टेट घटती है डाउन द ग्रुप, होना भी चाहिए, क्योंकि -3 स्टेट नॉन मेटालिक बिहेवियर है। डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, जिससे -3 स्टेट दिखाना मुश्किल हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट घटती है डाउन द ग्रुप, उसकी वजह आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट है। बिस्मथ का केवल एक ही कंपाउंड है जो +5 स्टेट में रीजनेबली नोन है, वो है BiF5। ये बात इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बिस्मथ +5 स्टेट नहीं दिखाता बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट डिक्रीजेस, +3 स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिसाइड +5 स्टेट नाइट्रोजन +1 +2 +4 वगैरह स्टेट भी दिखाता है। It does not form compound in +5 state with halogens, as nitrogen do not have d orbital, आपको पता ही है। Phosphorus shows +1 +4 state with some oxo acid, ठीक है, it's not very important thing actually. In the case of nitrogen, all oxidation state +1 to +4 tend to disproportionate. आपको पता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट बीच की होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा सकती है। What is disproportionation? सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए। जैसे नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और आप देख सकते हो कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है जो +5 है, और NO में जो +2 है। Similarly, in case of phosphorus, nearly all intermediate state disproportionate, अच्छी बात है। However, +3 state in case of arsenic, antimony, bismuth become stable due with respect to disproportionation. इसका मतलब ये है कि arsenic, antimony और bismuth शायद डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेंगे इन +5 स्टेट। उसकी वजह ये है क्योंकि ये +5 +5 में जाना पसंद नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ +3 स्टेट में है, तो शायद वो +5 में आसानी से कन्वर्ट ना हो पाए बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको पता है +5 स्टेट दिखाना मुश्किल हो जाता है। सो मुझे लगता है कि ये बात अच्छी लिखी हुई है यहाँ पे।
दिस इज इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू कोवेलेंसी ऑफ 4। आपको पता है नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। उसकी वजह है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी मेंबर्स के पास डी ऑर्बिटल है, वो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, हमने काफी अच्छे से कराया हुआ। एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर अपने परिवार के लोगों से कई सारी प्रॉपर्टी हैं जो अलग दिखाता है। इसे एनामलस, एनामलस का मतलब होता है हटके, इसे कहते हैं एनामलस बिहेवियर। तो नाइट्रोजन अपने परिवार के लोगों से अलग है क्योंकि इसका साइज छोटा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, आयनेशन एनर्जी ज्यादा है और डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये 4 रीजन हो गए कि ये एनामलस बिहेवियर क्यों दिखाता है। इसके अलावा ये पी पाई बॉन्ड बना सकता है, परिवार के बाकी लोग नहीं बना सकते। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन हैवियर मेंबर जो ग्रुप के हैं वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि उनका साइज बड़ा है और वो अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते, सिखाया हुआ है मैंने आपको। Then we have nitrogen exists in the diatomic molecule with a triple bond। N2 क्यों बनता है? क्योंकि नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना पाता है। P2 क्यों नहीं बनता? क्योंकि फास्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। Consequently, its bond enthalpy is very high. On contrary, phosphorus, arsenic, antimony single bond बनाना पसंद करते हैं in the form of metallic bond. However, the single bond of NN is weak। आपको याद है NN सिंगल बॉन्ड छोटा होने के बावजूद भी कमजोर है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन जो नाइट्रोजन में ज्यादा रोल प्ले करती हैं। PP सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। देन एज ए रिजल्ट ऑफ कैटिनेशन, इसीलिए कैटिनेशन टेंडेंसी जो है वो वीकर होती है नाइट्रोजन में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी अगर अगर कम होगी तो कैटिनेशन एबिलिटी कम हो जाएगी। Another factor which affect the chemistry of nitrogen is absence of d orbital। मैंने बताया आपको ये d पाई p पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ज्यादा संख्या में बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जैसे फास्फोरस 5 बॉन्ड बना पा रहा है इन कंपाउंड में क्योंकि वो डी पाई पी पाई सब प्रकार की बॉन्डिंग कर सकता है। फास्फोरस भी आर्सेनिक डी पाई बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। डी पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स के अंदर होती है, इसलिए हमने आपको नहीं सिखाया है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा। डी पाई का मतलब ये हो गया कि आर्सेनिक अपना डी ऑर्बिटल किसी और एलिमेंट के डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करवाएगा। यहाँ तक कुछ पूछना तो बताओ। हाइड्रोजन के साथ रेड करके ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। सभी हाइड्राइड का फॉर्मूला NH3 होता है। लेट अस सी द टेबल, टेबल के अंदर सारी बातें कवर हो जाती हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बारे में बात करते हैं तो बिस्मथ हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्ली नोन नहीं है। और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अमोनिया का आ रहा है। आप इसको समझ सकते हो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा बिस्मथ हाइड्राइड का है, फिर एंटीमनी हाइड्राइड का है, तीसरे नंबर पे अमोनिया है, चौथे नंबर पे आर्सेनिक है और पांचवें नंबर पे फॉस्फीन है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन हो जाता है, ब्रेन समझ नहीं पाता क्योंकि जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हारेगी तो हमें अजीब लगता है। बिस्मथ हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इट इज बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल। वंडरवॉल ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हरा दिया। अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप आने पे हमेशा बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान केस है। बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। इट इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, मैंने आपको सिखाया हुआ है। परिवार के जो सभी लोग हैं उनकी शेप, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर सब सेम है। ऐसे में बॉन्ड एंगल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ होस्ट। क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बाकी सबका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज समथिंग जो हम कभी नहीं पढ़ाते क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक टर्म है, उसकी हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। बॉन्ड एनर्जी की बारे में बात करें तो ठीक है, डाउन द ग्रुप आने पे बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा, ये हमें बताइए। टेबल में देख लेते हैं अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। Some of the properties of hydride, the hydride shows regular gradation in the property, the stability of hydride decrease करती है। स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है इसका मतलब अमोनिया सबसे स्टेबल है क्योंकि NH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। वो कह रहा है इट कैन बी एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। BiH बॉन्ड लॉन्गर डिसोसिएट फास्टर। कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग करेक्टर भी देखा जाए तो बढ़ेगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट कौन जो H दे, स्ट्रॉन्गर कौन जो जल्दी दे,
तो जल्दी कौन देगा, वो है BiH3। अमोनिया इज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, BiH3 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिसिटी डिक्रीज करती है, अमोनिया अच्छा बेस है, अमोनिया बेटर लुईस बेस है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। लुईस कहता है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो स्ट्रॉन्गर बेस है, लेकिन अगर लोन पेयर सब में सेम हो तो एटम का साइज देखा जाता है, छोटे साइज पे अगर दो लोन पेयर हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अमोनिया एक्सिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड लिक्विड स्टेट, परिवार के बाकी लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिखा पाते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज। ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, जैसे हम बात करें तो Bi2O3 एंड Bi2O5। So E2O3, E2O5, the oxides of higher oxidation state are acidic than the lower oxidation state। ये बात आ गई फजांस रूल से। अब ये दो ऑक्साइड है, इसमें +3 स्टेट है, इसमें +5 स्टेट है। फजांस कहता है जिसमें मेटल की प्लस पॉजिटिव स्टेट ज्यादा होगी वो कोवलेंट होगा, और आपको पता है कोवलेंट ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कोवलेंट ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। Then we have arsenic antimony के ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, और बिस्मथ के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसलिए बिस्मथ ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। मेरे को लगता है ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। हैलोजन के साथ ऐड करने पे भी ये दो बार एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, आपको पता ही है। पेंटाहेलाइड ज्यादा कोवेलेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ट्राईहेलाइड। इस पे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी था, हमने कराया भी हुआ है। इसमें अगेन फजांस रूल आ रहा है। अगर पेंटाहेलाइड की बात करोगे तो +5 स्टेट होगी, और +5 स्टेट अगर होगी तो फजांस कहता है प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो लिखा हुआ है +5 स्टेट ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। All the trihalides except nitrogen are stable, and in case of nitrogen NF3 ही सिर्फ स्टेबल है, बाकी सारे ट्राईहेलाइड जो हैं वो स्टेबल नहीं है। ट्राईहेलाइड ऑफ BiF3 आर predominantly covalent in nature। So मोस्टली जो ट्राईहेलाइड है वो कोवेलेंट है, लेकिन बिस्मथ का जो ये हेलाइड है ये आयनिक इन नेचर है, क्योंकि इसमें बिस्मथ मेटल है, और आपको पता है मेटल अक्सर आयनिक कंपाउंड बनाता है। All elements react with the metal to form binary compound -3 state। -3 state जो है इसमें से कुछ कंपाउंड दिखाते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, ये -3 स्टेट वाले कंपाउंड है जो यहाँ पे बन रहे हैं। और -3 स्टेट इनकी तब आती है जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़े। बहुत ध्यान से देखो, बिस्मथ +3 स्टेट दिखा रहा है, लेकिन किसके साथ दिखा रहा है, मैग्नीशियम के साथ दिखा रहा है। मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है, और जब भी कभी दो मेटल एक साथ बैठे हो तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है या जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव स्टेट मिलती है। उस बिना पे बिस्मथ को हमें -3 स्टेट देनी पड़ती है। सो मेरे हिसाब से दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पैकेज में कहीं ये लिखा हुआ है कि शायद बिस्मथ -3 स्टेट नहीं दिखाता, वो ठीक करना पड़ेगा आपको। परिवार के सभी लोग ही -3 स्टेट दिखाते हैं, और एंटीमनी, बिस्मथ और आर्सेनिक ये -3 स्टेट तब दिखाते हैं जब साथ में इनका इनसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल बैठो। यहाँ था कुछ पूछना तो पूछ लो। सर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन वाले में लास्ट लाइन लिखी है, ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रोडोमिनेंट कोवेलेंट इन नेचर। तो सर हाँ, इसके अंदर प्रोडोमिनेंटली का मीनिंग क्या हुआ? प्रीडोमिनेंटली का मतलब है लार्जली। इस लाइन को हटा दे तभी वही रहेगा, BiF3 एक्सेप्ट BiF3 आर कोवेलेंट इन नेचर। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है 100 में से 90 कोवेलेंट होंगे। कोई और सवाल? सर पेज नंबर 172 पे एक लाइन लिखी है कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +2 टेंड डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन, ये बता दो। इसका मतलब है कि जो बीच की स्टेट होती है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल है, क्योंकि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है।
कोई भी एलिमेंट अगर अपनी एक्सट्रीम स्टेट में होगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कर सकता। अगर आप नाइट्रोजन की बात करो, अगर वो +5 स्टेट में है तो वो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट स्टेट में है, तो हाईएस्ट स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अगर वो -3 स्टेट में है तो वो अपनी लोवेस्ट स्टेट में है, और अगर वो लोवेस्ट स्टेट में है तो वो रिड्यूस नहीं हो सकता। इसीलिए जो बीच की स्टेट है, जिसमें एलिमेंट अपनी बीच की स्टेट में होता है, जैसे +1 से +4, इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है टू अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। कोई और सवाल? सर इसी में लिखा है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन नाइट्रोजन में एसिड सॉल्यूशन में होगी, लेकिन फास्फोरस में अल्कली और एसिड दोनों। नहीं, हमें उसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज ओनली द मीडियम ऑफ द रिएक्शन, उसमें कुछ ऐसा रीजन नहीं है। ओके। नाइट्रोजन में हमें +1 से +4 दिया हुआ है, तो हम इसमें 0 और -1 -2 को नेग्लेक्ट क्यों कर वो रहे हैं? स्टेबल -3 नाइट्रोजन की स्टेबल स्टेट है, उसमें तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। नाइट्रोजन -2 -1 दिखाता नहीं है, और 0 में जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में। N2 आपको पता है इज द मोस्ट स्टेबल गैस, इट्स लाइक ए इनर्ट गैस, इसलिए वो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कर सकती। हमेशा देखो, डिस्प्रोपोर्शन कैन अराइज ओनली इफ यू आर अनस्टेबल। इफ यू आर स्टेबल यू विल नेवर शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। कोई और सवाल? सर मैंने आपको एक पॉइंट भेजा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कैटिनेशन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बट सर यहाँ पे तो लिखा है कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं नाइट्रोजन के साथ। नहीं बेटा, हमने भी आपको यही सिखाया हुआ है। किसी भी ग्रुप में ये कहा जाता है कैटिनेशन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सिर्फ जो पहला मेंबर है उसमें कैटिनेशन एबिलिटी कम होती है, चाहे वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसकी वजह थी इनका बॉन्ड छोटा होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग वीक है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। सर हैलाइड्स की टेबल के ऊपर एक बेसिसिटी का हमने वो ऑर्डर दिया है, उसके अंदर SbH3 स्ट्रॉन्गर इक्वल है BiST के, तो इसका सर वो मतलब है दोनों का इक्वल, जो बेसिक कैरेक्टर है वो लगभग सेम है, क्योंकि दोनों बट सर मेटालिक जो होते हैं। SbH3 है वो मेटेलॉइड है। Sb बेटे इसकी जो जो एंटीमनी है वो 80% मेटालिक बिहेवियर दिखाता है, 20% नॉन मेटालिक दिखाता है। और इसके बारे में डिस्कशन मत करो, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। एक बात आसान से समझ लो, अमोनिया यहाँ पे लुईस बेस है, बाकी सारे गए भाड़ में। बाकी सारे में से कोई भी ढंग का लुईस बेस नहीं है, सिर्फ अमोनिया और फॉस्फीन कुछ हद तक इनके रिएक्शन आपको मिलेंगे लुईस बेसिसिटी वाले। बाकियों के कोई रिएक्शन लुईस बेसिसिटी के अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए बना दिया गया है। डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता जा रहा है। इफ यू हैव ए लार्ज साइज देन यू कैन नॉट एक्ट एज ए गुड लोन पेयर डोनर। तो इसके बारे में मत बात करो, इट इज इररिलेवेंट। कोई और सवाल? ओके सर। Then we have dinitrogen, preparation of nitrogen commercially by liquefaction and fractional distillation of the air. कमर्शियली आप कैसे बनाओगे नाइट्रोजन? आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो या हवा में से नाइट्रोजन अलग कर सकते हो, ऑक्सीजन बच जाएगी, वो कह रहा है। इन लेबोरेटरी नाइट्रोजन बनाया जा सकता है। मैं हमेशा मानता हूँ लैब मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनियम क्लोराइड में सोडियम नाइट्राइड डाल के स्मॉल अमाउंट ऑफ NO and nitric acid are also formed in the reaction. These impurities can be removed by passing the gas in the aqueous solution of sulfuric acid containing potassium dichromate. It can also be obtained by this. वो कह रहा है ये जो पहला रिएक्शन है इसमें NO और नाइट्रिक एसिड भी थोड़ी सी मात्रा में बनते हैं। इनको रिमूव करने के लिए इनको पास किया जा सकता है इन सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन इसकी कोई अगेन रेलेवेंस नहीं है आपके लिए। मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये बेसिकली NO और नाइट्रिक एसिड को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, बट आई डोंट थिंक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ये रिएक्शन तो अति इंपॉर्टेंट है। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो N2 गैस बनेगी और Cr2O3 बनेगा। वेरी प्योर नाइट्रोजन, इसके आने के पूरे चांस है। बेरियम अजाइड से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो प्रिपरेशन में लैब मेथड हो गया, अमोनियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन हो गया। वेरी प्योर क्वेश्चन में आ सकता है कि वेरी प्योर नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं, इसके आने के बहुत अच्छे चांस है।
तो अजाइड से हम लोग बना सकते हैं वेरी प्योर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है। इसके 2 आइसोटोप्स हैं। वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में कम घुलती है। और ठीक है, नाइट्रोजन रादर देन इनर्ट, बिकॉज क्यों है इनर्ट? क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो नए बॉन्ड बन नहीं सकते। इसके रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। 2 ऐसे मेटल हैं जो अमूल माचो बड़े आराम से N2 के साथ ऐड कर जाते हैं, वो है लिथियम और मैग्नीशियम, और ये दे रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्राइट। ये बात इंपॉर्टेंट है। कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हैबर प्रोसेस कहते हैं इसको। ठीक है, आई डोंट थिंक इस पे कुछ आने का चांस बनता है। नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO, ये बात भी ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ऊपर ही। यूजेस किसी के भी आ सकते हैं, या आपकी अपनी समझ के ऊपर होते हैं, अपनी मेमोरी के ऊपर होते हैं। इनमें कैल्शियम साइनामाइड बहुत फेमस है, ये एक फर्टिलाइजर है। कैल्शियम साइनामाइड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। Also find in our atmosphere, ठीक है। Then we have liquid nitrogen is used as refrigerant, preserve biological material, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्रायो सर्जरी, क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर पे सर्जरी, ये बात इंपॉर्टेंट है। यूजेस का कुछ कह नहीं सकते, आ सकते हैं मतलब करके। अमोनिया, यहाँ तक कोई सवाल पूछना तो पूछो। अमोनिया, अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर वेयर इट इज फॉर्म बाय डिके ऑफ। तो अमोनिया जो है ये यूरिया के डिकम्पोजिशन से बनता है। यूरिया डिकम्पोज होकर अमोनिया बनाता है। तो मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ऑन स्मॉल स्केल इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। किसी भी अमोनियम सॉल्ट में, मैंने ये बात क्लास में भी लिखवाई थी, किसी भी अमोनियम सॉल्ट में कोई भी बेस डाल के हीट कर दोगे तो अमोनिया बन जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, अमोनियम सल्फेट में NaOH डाल दो, बट यू विल सी दैट अमोनिया गैस फॉर्म हो जाएगी। लार्ज स्केल अमोनिया बनाया जाता है हैबर प्रोसेस से। हैबर प्रोसेस का जो चार्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको नहीं करना। इतना याद करना काफी है कि इसकी कंडीशंस क्या हैं। इसमें ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कितना टेम्परेचर लगा रहे हैं, K2O एंड Al2O3 को यूज कर रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। तो कंडीशंस याद की जा सकती है। कैटलिस्ट मिक्सचर है बेसिकली ये। यहाँ लिखा भी हुआ है कि आयरन ऑक्साइड, Al2O3, K2O। बाकी कंडीशंस याद कर लेना चाहिए, डायग्राम तो आ नहीं सकता इसका। अमोनिया कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर है, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका दिया हुआ है। ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है, स्टेट विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, ये आपको पता ही है। इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। अमोनिया मॉलिक्यूल की शेप ट्रायंगल पिरामिडल है, ये मैंने करा रखा है। इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर, ये सब हमें आता है, स्ट्रक्चर हमें मालूम है, सब ठीक है। अमोनिया पानी में घुल जाती है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये बात भी ठीक है क्योंकि ये बेस है। इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट सच एज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। इट्स a weak base. As a weak base, it precipitate the hydroxide hydrate. तो जिंक सल्फेट को अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी बनेगा। फेरिक क्लोराइड को अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन पीपीटी बनेगा। मेरे हिसाब से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट होता है, और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये एक रिवाज है आजकल, फेरिक हाइड्रोक्साइड को ऐसे नहीं लिखते बल्कि Fe2O3 एक्स वाटर की फॉर्म में लिखते हैं। Then we have the presence of lone pair on nitrogen atom in the ammonia molecule makes it a Lewis base. It donate a lone pair. ये रिएक्शन आपके सामने है। अमोनिया के पास लोन पेयर था और अमोनिया अपना लोन पेयर कॉपर के साथ शेयर कर रहा है। अमोनिया अपना लोन पेयर सिल्वर के साथ शेयर करके कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहा है। कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है वो डीप ब्लू कलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी यूज ऐसा नहीं है जो मुझे एक्साइट करता हो कि हाँ कुछ आने के चांस है। हाँ, यहाँ तो कुछ पूछना तो बताऊं। सर हम इसे वीक बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने तो पढ़ा कि लोएस्ट बेस के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ये अच्छा बेस है अपने परिवार के लोगों से, अन्नों में काढ़ा रहे, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये एक ड्रॉबैक है, इससे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में दिक्कत आती है, इसलिए वीक बेस कहा जाता है।
परिवार के बाकी लोगों के मुकाबले स्ट्रॉन्गर बेस है, बट ओवरऑल कैटेगरी ऑफ बेसिसिटी में वीक बेस है। ओके सर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में ये प्रिपरेशन दे रखी है, एक बार आप सिलेबस दोबारा चेक करो, मुझे कुछ इसमें डाउट है कि कितना सिलेबस में है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये सबके नाम लिखे हुए हैं, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, प्रिपरेशन लिखी हुई है। प्रिपरेशन अगेन आप अपने भरोसे होते हो कितना याद कर सकते हो, फिर भी टिक कर देता हूँ। पैकेज में भी यही बताता हूँ मैं कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लाफिंग गैस बनेगी, दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये जो N2O3 है, दिस इज ब्लू सॉलिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन बोर्ड में पूछा हुआ है, हीट करने पे NO2 गैस बनती है विच इज ब्राउन। NO2 डाइमर फॉर्म कर सकती है, ये बात ऑर्डिनरी है। नाइट्रिक एसिड से N2O5 बनती है, ये बात ठीक है, बट मुझे कोई खास इंपॉर्टेंट लगती नहीं है ये, तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू सॉलिड बॉडी इंपॉर्टेंट है। पैकेज में मैंने इसी पे जोड़ दिया हुआ है, और पहला रिएक्शन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बात बताई हुई है कि NO और N2O न्यूट्रल ऑक्साइड है, कुल 3 है ये, NO, N2O और CO, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। ये इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, मेरे ख्याल से ये सिलेबस में कटे हुए हैं इस साल, सो आई डोंट थिंक कि ये आ सकते हैं, तो एक बार आप चेक कर लेना, लगे तभी याद करना, अदरवाइज छोड़ देना। मैं इसके स्ट्रक्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा, कंसिडरिंग कि शायद ये कटे हुए हैं, तो जस्ट नीड टू चेक वंस अगेन। बाकी कोई ऐसा डाटा, कोई बॉल्ड लेंथ ऐसा जब याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लगता नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड सच एज हाइपोनाइट्रस एसिड, हमने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, हाइपोनाइट्रस एसिड, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पढ़ाई नहीं कभी। नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ऑब्वियसली हाइपोनाइट्रस काफी अनस्टेबल है। इनमें से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, सोडियम नाइट्रेट में सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे बनता है ये, लैब मेथड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी मेथड हमेशा कहता हूँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लार्ज स्केल में ये बनाया जाता है फ्रॉम ओस्वाल्ड प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहले अमोनिया से बनाते हैं NO, फिर NO को वो से बनाते हैं NO2, और फिर NO2 को डालते हैं पानी में, जिससे बनता है नाइट्रिक एसिड। Then we have it is colorless liquid, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ भी आने का चांस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो इसके अंदर। गैसियस स्टेट में नाइट्रिक एसिड एग्जिस्ट एज ए प्लैनर मॉलिक्यूल, इसकी शेप दे रखी है विच इज ए प्लैनर मॉलिक्यूल, और आप देख सकते हो कि इसमें भी कोई डाटा ऐसा याद करने के लिए नहीं है। इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑब्वियसली पानी में जाएगा, H+ देगा, ऑर्डिनरी बात है। नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एंड अटैक मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो वो कह रहा है कि ये ऑलमोस्ट हर मेटल के साथ रिएक्ट करता है सिवाय गोल्ड एंड प्लेटिनम, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम न्यूट्रल मेटल, इनर्ट मेटल है, नोबल मेटल है, उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता। सो रिएक्शन दिखा रखे हैं आपको। कॉपर में अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हो तो NO गैस बनती है, कॉन्ग नाइट्रिक एसिड डालते हो तो NO2 बनती है, जिंक में डाइल्यूट डालते हो तो लाफिंग गैस बनती है N2O, और अगर आप कॉन्ग डालते हो तो NO2 बनती है। रिएक्शन मैंने करा चुका हूँ पहले। क्रोमियम और एल्यूमिनियम ये भी नाइट्रिक एसिड के साथ आपको पता है रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि एल्यूमिनियम के सरफेस पे Al2O3 की इनर्ट लेयर होती है, सो इट डोंट रिएक्ट। कॉन्ग नाइट्रिक एसिड आल्सो ऑक्सीडाइजेस, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन निकलता है, पैकेज में भी दे रखा है मेरे। नाइट्रिक एसिड आल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल, तो आपको याद करना है आयोडीन से बनेगा आयोडिक एसिड, कार्बन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस से बनेगा फास्फोरिक एसिड। Browning test, the family of Browning test of nitrate depend upon the ability of ferrous to reduce nitrates which react with the ferrous to form brown colored ring. तो ब्राउनिंग टेस्ट में मैंने आपको पहले कहा है कि अगर कुछ आ सकता है तो वो बस ये फॉर्मूला कि वो जो ब्राउनिंग टेस्ट में ब्राउन कलर आता है, इसका उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है,
और आपको याद है इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, NO की भी +1। Major use of nitric acid is manufacturing of ammonium nitrate, which is a very famous fertilizer. Explosive नाइट्रोग्लिसरीन एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोसिव है, ट्राइनाइट्रोटोलीन बहुत फेमस एक्सप्लोसिव है। पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टील के ऊपर एक इनर्ट लेयर बनवाई जाती है ताकि वो रिएक्ट ना करे। सो ये सब यूजेस पैकेज में कवर्ड है। मेरा मानना है यूजेस आ सकते हैं, इस पे ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ पे कोई सवाल? सर NO में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर वो कलर नहीं शो करना चाहिए, वहाँ पे कलरलेस गैप है। ये बात बताई जाती है कि इफ यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन then in 90% cases you get color, not always. जैसे Mn2 plus is 3d5, it has 5 unpaired electron, it is not colored. So unpaired electron होना कलर की गारंटी नहीं है NO के। और जब भी कभी किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो कलर ना शो करे तो उसका एक ही वजह आप दोगे कि या तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हुआ, अगर हुआ तो एक्साइटेशन के बाद विजिबल रीजन में बनी है। कोई और सवाल? फास्फोरस के कंपाउंड हमारे सिलेबस में नहीं है। जेई में और नीट में कराऊंगा मैं। Then we have group 16. ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, फ्यूरेनियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम जो हम नहीं पढ़ते हैं इज ए ग्रुप 16 एलिमेंट और इन्हें चाल्कोजन कहते हैं क्योंकि इस परिवार के लोग और बनाने के लिए बहुत मशहूर हैं। एंड देन मोस्ट ऑफ द कॉपर मिनरल कंटेन ऑक्सीजन सल्फर एज द फेमस हो। ठीक है, ऑकरेंस ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में है। अबंडेंस ऑफ सल्फर, सल्फर भी धरती में पाया जाता है। बहुत सारे कंपाउंड है, जिप्सम है, इप्सम है, बारिएटा है, गैलिना, ब्लेंडी, कॉपर पायराइट। थोड़ा से चांसेस कम लगते हैं आने के क्वेश्चन यहाँ से। आर्गन सल्फाइड में सल्फर है, वॉल्केनो वगैरह से निकलता रहता है। इसके अलावा अंडे में सल्फर है, प्रोटीन में सल्फर है, गार्लिक में सल्फर है, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर, वूल, इन सब में सल्फर है। मुझे ये इम्पोर्टेंट लगते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। किनमें सल्फर नहीं है, किनमें सल्फर है, पूछ सकते हैं। Selenium, ferronium are found in the metal selenite, ternite and polonium occur in the nature as a radioactive element है, ये भी ठीक है। livermonium और radioactive है, man made है। I don't think anything which can come from here actually. Short life है, सब ठीक है, ये भी ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको दे रखी हैं, लेट अस सी। एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। मास बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम है। रेडियस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने पैकेज में आपको कराया हुआ है, सबसे ज्यादा होती है सल्फर की, फिर सिलीनियम, फिर टेलिनियम, फिर पोलोनियम, सबसे पीछे हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्योंकि साइज छोटा होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा खाता है। तो ये हमने करा रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एनर्जी डाउन द ग्रुप आने पे बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, और आप देख रहे हो घट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, घट रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
देन डेंसिटी डाउन द ग्रुप आने पे नॉर्मली बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, लेकिन आप फिर से देख सकते हो कि पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू टेरियम। इट इज लार्जली लिंक विद द स्ट्रक्चर कैसा बना रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का भी इफेक्ट आता है, क्योंकि पोलोनियम कम बॉन्ड बनाता है और टेरियम ज्यादा बॉन्ड बनाता है, लेकिन लैटिस के स्ट्रक्चर का भी फर्क आता है जो हर बार हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। बाकी लार्जली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डाउन द ग्रुप आने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है बिकॉज मास बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप रीजनेबली बढ़ रहा है। अगेन आप देख रहे हो पोलोनियम में ही एक्सेप्शन है, और ये दूसरे ग्रुप में भी हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ लिखी हुई है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये एलिमेंट दिखाते हैं, और आप देख सकते हो पोलोनियम में नेगेटिव स्टेट नहीं है, क्योंकि ये मेटल है और मेटल नॉर्मली नेगेटिव स्टेट नहीं दिखाते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। Then we have ग्रुप 16 का एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 है। ऑक्सीजन ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप आने पे आयनिक रेडियस बढ़ता है। ऑक्सीजन काफी छोटी है, नॉर्मल बातें। आयनेशन एनर्जी ग्रुप 15 से कम है, क्योंकि वो हाफ फिल्ड थे, एक्स्ट्रा स्टेबल थे, ये हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मैंने आपको बता दी कि डाउन द ग्रुप आने पे क्या उसमें एक्सेप्शन आ रही है। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस है, लेस नेगेटिव है देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज्यादा एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू स्मॉल साइज। नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ती है और घटती है, और आपको पता है ऑक्सीजन अपने परिवार का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके अलावा मेटालिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ेगा, और आम बात है, हर ग्रुप में ऐसा हो रहा है तो कुछ नया नहीं, नॉर्मल चेक। Physical properties, some of the physical property of group 6 element, oxygen, sulfur are non-metal, selenium, polonium are metalloid, polonium is a metal, हर ग्रुप में सेम चलता रहेगा। पोलोनियम रेडियोएक्टिव है, शॉर्ट लिव्ड है। ऑल द एलिमेंट एग्जिट एलोट्रॉपी, सब लोग एलोट्रॉप बनाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, सब एलोट्रॉप बनाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ रहा है। लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, सल्फर का फॉर्मूला है S8, जिसका मतलब वेन डर वाल इसका बढ़ जाएगा साइज और मास ज्यादा होने के कारण। केमिकल प्रॉपर्टी में आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 exhibit the number of oxidation state, the severity of -2 state decreases. पोलोनियम हार्डली shows -2 state, क्योंकि ये अपने परिवार में मोस्ट मेटालिक है, इसलिए -2 state नहीं दिखाता। Since the electronegativity of oxygen is high, it shows negative oxidation state. OF2 आपको पता है एक्सेप्शन है। OF2 और O2F2 दोनों में ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि क्लोरीन साथ में बैठा हुआ है। सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम +4 स्टेट दिखाते हैं, +6 स्टेट दिखाते हैं फ्लोरीन के साथ। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसकी वजह है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको पता ही है। बॉन्डिंग इन +4 +6 आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन फजान्स रूल। मेटल अगर हाई, कोई भी एलिमेंट अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, मैंने आपको ट्रेनिंग दे रखी है, मैंने बताया हुआ है +1 और +2 को ही लो स्टेट मानो, +3 +4 बीच की स्टेट होती है, +5 +6 +7 +8 बहुत हाई स्टेट होती है। इनमें तो पक्का ही है कि कंपाउंड कोवलेंट कैरेक्टर ही दिखाएगा। किसी ग्रुप का पहला मेंबर परिवार के बाकी लोगों से कई मामलों में अलग होता है। ऑक्सीजन का भी यही हाल है। ऑक्सीजन अपने परिवार के लोगों से अलग है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है, परिवार के बाकी लोग नहीं बना सकते। डी ऑर्बिटल की सेवा उपलब्ध नहीं है। लिखा हुआ है ऑक्सीजन लिमिट इट्स कोवैलेंसी टू 4। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, हालांकि बहुत रेयर दिखाती है ये, देखो लिखा हुआ है, पर नॉर्मली 2 चलती है। कॉमन कोवैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन को आपने हमेशा 2 बॉन्ड बनाते देखा है, लेकिन सम सिचुएशन वो 4 बॉन्ड बना सकती है, ऑल्दो वो काफी रेयर है। सो यहां से क्वेश्चन निकल रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आया मैक्सिमम कोवैलेंसी तो 4 देकर आना पड़ेगा। मेरे पैकेज में शायद 3 लिखा हुआ है।
ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड, और ये टेबल बनी हुई है। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो डाउन द ग्रुप आने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बढ़ भी रहा है। एक्सेप्शन क्या है? वाटर, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। एक्सेप्शन कौन है? पानी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। डाउन द ग्रुप आने पे बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, सही है। बॉन्ड एंगल आपको पता है सारे एक परिवार के लोग हैं, तो बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ होस्ट। सो पानी का बॉन्ड एंगल अपने परिवार में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखी है, कुछ नहीं करना आपको। बॉन्ड एनर्जी की बात करें, डाउन द ग्रुप आने पे बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी, सही है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये एसिड का होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के। आपका देख रहे हो के की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड बनता जा रहा है। आपको बोला एसिड कौन जो H+ दे, स्ट्रॉन्गर कौन जो जल्दी दे, HT बॉन्ड लॉन्गर डिसोसिएट फास्टर, तो स्ट्रॉन्गर एसिड है। जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके के की वैल्यू पे, तो जैसे के का पावर देख सकते हो आप। डाउन द ग्रुप आने पे के की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब एसिडिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछो। ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड, फॉर्मूला दो प्रकार का, जैसे आपको पता है SO2 होता है और SO3 होता है। देन लिखा हुआ है कि SO2 गैस है, SeO2 सॉलिड है। SeO2 सॉलिड है क्योंकि SeO2 का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, SeO2 इनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये सॉलिड है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। TiO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, डाउन द ग्रुप आने पे आपको पता है इनर्ट पर इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे ऑक्सीडेशन मुश्किल हो जाएगी। TiO2 में टेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। प्रॉब्लम क्या है कि टेलियम +6 में जाना पसंद नहीं करता बिकॉज ऑफ इनर्ट पर इफेक्ट। अब क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन आराम से नहीं होगी, इसलिए इट कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। याद करो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट बनना है तो खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की कम है। इट इज बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट जो खराब हो रहा है, so this is very important. Then we have halogen. With halogen they form many compound, जैसे SF6, SF4, SF2। E यहाँ पे एलिमेंट हो गया, X यहाँ पे हेलोजन है। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, स्टेबिलिटी तो हमेशा यही ऑर्डर होता है, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन छोटा एटम है, छोटा बॉन्ड बनाएगा, छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आयोडीन का साइज बड़ा होगा, लंबा बॉन्ड होगा, वीक होगा। हेक्साहैलाइड ओनली फ्लोराइड्स आर स्टेबल, आपको पता है सिर्फ SF6 होता है, SCl6 नहीं होता, SCl6 नहीं है, SBr6 नहीं है, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण बॉन्ड लंबा हो जाएगा और मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा। All hexafluoride are gaseous in nature, octahedral structure, SF6 exceptionally stable है due to steric reasons। आपको याद है, इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि SF6 में 6 सल्फर ने 6 फ्लोरीन ने सल्फर को इस प्रकार से घेरा हुआ है, ये फ्लोरीन एटम ने सल्फर को इस प्रकार से घेरा हुआ है कि कोई भी रिएक्टिव स्पीसीज सल्फर तक पहुंच नहीं पाता। इसी को एनसीईआरटी बोलती है स्टेरिक रीजंस। Among the tetrafluoride SF4 गैस है, SeF4 सॉलिड है, TeF4 सॉलिड है। डाउन द ग्रुप आने पे आपको पता है मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो फिर वंडरवॉल बढ़ेगा, तो सॉलिड स्टेट प्रमोट होगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, इक्वेटोरियल पोजीशन, लोन पेयर, सीसा शेप सब आपको आता है। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड, डाइब्रोमाइड एंड डाइहैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आप चेक कर सकते हो, जैसे मैं आपको HCl2 देता हूँ, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो सल्फर ग्रुप 16, 2 मेहमान मोनोवेलेंट, 4 का मतलब है sp3। सो मोनोहैलाइड आल्सो द वेल नोन मोनोहैलाइड आर डाइमरिक इन नेचर, इसका मतलब जो HCl है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक H2Cl2। बट ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ इस पे, पर अगर आप बोलो तो हाँ एक अच्छा क्वेश्चन निकलता है यहाँ से, मतलब लग रहा है आ सकता है कि मोनोहैलाइड डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात सच है।
These dimeric halide undergo disproportionation, अच्छी बात है. Then we have oxygen. यहाँ तक कुछ पूछना तो बताओ. ऑक्सीजन की प्रिपरेशन आ रही है. ऑक्सीजन क्लोरेट को हीट करके बनाई जा सकती है, ऑक्साइड्स को हीट करके बनाई जा सकती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को से बनाई जा सकती है. मुझे इनमें सिर्फ शुरू से ये रिएक्शन ठीक लगता है, बाकी मुझे कोई रिएक्शन दमदार लगता नहीं है. लार्ज स्केल प्रिपरेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है. प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पानी से बनाया जाता है. ये पानी में बिजली पास की जाती है, पानी में बिजली पास की जाती है. पानी H2 और O2 में टूटती है. H2 कैथोड में बनता है, O2 एनोड में बनती है. Industrial oxygen is obtained by first removing carbon dioxide and water vapor and then remaining gases liquefied. तो इंडस्ट्रियली तो ये हवा से ही बना रहे हैं, हवा की गैसेस में से बाकी गैसेस को अलग कर रहे हैं. ऑक्सीजन कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, पानी में सॉल्युबिलिटी है which is sufficient for vital support. It liquefy at this temperature. ऑक्सीजन एटम के 3 आइसोटोप हैं, 16, 17, 18. ऑक्सीजन O2 है, पैरामैग्नेटिक है. और ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? 11th का फंडा आता है मोटी मोसी. इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर 2px पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसमें कुल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो मोटी मोसी से क्लियर होता है. डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल नॉन मेटल एक्सेप्ट सम. गोल्ड प्लेटिनम के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो तो कोई भी रिएक्ट नहीं करता उनके साथ. मोस्टली रिएक्शन इसके एक्सोथर्मिक हैं और ठीक है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. सम ऑफ द रिएक्शंस आर गिवन, ये पैकेज में करा रखे हैं. कोई भी रिएक्शन स्पेशल नहीं है, सारे रिएक्शन अति ऑर्डिनरी हैं. ये 2 रिएक्शनों की अपनी सिग्निफिकेंस है. इंडस्ट्री में क्लोरीन इससे बनाई जाती है, इसे डेकन प्रोसेस कहते हैं. और ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, उसमें ये रिएक्शन यूज होता है. तो मेरे हिसाब से ये दो रिएक्शन देख लेने चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन काम आती है सांस लेने के. ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में काम आती है ऑक्सीजन गैस. इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर है, आपको पता है हॉस्पिटल में यूज होते हैं. और फ्यूल है, नथिंग स्पेशल. कोई क्वेश्चन यूजेस में मुझे लगता नहीं आता, लगता कि आएगा. ऑक्साइड, ऑक्सीजन के कंपाउंड को ऑक्साइड कहते हैं और ऑक्साइड के अलग अलग टाइप होते हैं. ऑक्साइड ऑफ सिंपल मेटल, सिंपल ऑक्साइड सिंगल फॉर्मूले वाले. मिक्स्ड ऑक्साइड मैंने आपको बताया हुआ है जिनका एक से ज्यादा फॉर्मूला बन जाएगा. जैसे जो Pb3O4 है वो एक कंपाउंड नहीं है बल्कि वो 2 कंपाउंड का मिक्सचर है, तो इसे हम कहते हैं कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है. इसके अलावा ऑक्साइड एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, वोटरिक हो सकते हैं. ऑक्साइड दैट कंबाइंड विद वाटर टू गिव एसिड, तो वो कौन से ऑक्साइड हैं जो एसिडिक ऑक्साइड है? वो है नॉन मेटल के ऑक्साइड, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करके ये एसिड फॉर्म करते हैं. इसके अलावा एज ए जनरल रूल ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, लेकिन मेटल के ऐसे ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +6 या +7 होती है. तो ये समझ लेना चाहिए. एक तरफ जहां कहावत है कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, वहीं पे ये भी समझ लो मेटल के भी ऑक्साइड एसिडिक हो सकते हैं अगर उनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है. कराया हुआ है आपको पचास रूल. इसके अलावा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हो तो ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. व्हाई दे आर बेसिक? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म बेसिस. सब करा रखा है. Some metallic oxide exhibit dual nature and they show both acidic as well as basic nature. Al2O3 इसका एग्जांपल है. ये एसिडिक भी और बेसिक भी ऐसे कहते हैं एम्फोटेरिक. इसके अलावा 3 ऑक्साइड ऐसे हैं which are neither acidic nor basic. They are called as neutral oxide. हमेशा ये लिस्ट आपको रिवाइज कराता हूँ. कोई सवाल? ओजोन, हाँ बोलो. सर ये स्टेटमेंट क्यों दिया था कि all hexafluorides are gaseous in nature? नहीं, कोई रीजन नहीं है इसका. They are gases. पहली बात तो हेक्साफ्लोराइड है ही बहुत कम. SF6 ही है मेनली जो 6 बॉन्ड बना रहा है. बाकी तो हेक्साफ्लोराइड ही फॉर्म नहीं कर रहे.
कोई और सवाल? ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये एलोट्रोप है ऑक्सीजन का, तो दे आर एलोट्रोप्स. It is too reactive to remain for the long atmosphere, sea level, height, weight. ठीक है, आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है. प्रिपरेशन आपको बता रखी है, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन निकलना ही निकलना है कि ओजोन ऑक्सीजन से बनती है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है. और मैंने कहा था साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें प्रेफर किया जाता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप ये रिएक्शन करवाना चाहते हो तो आपको हीट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने हीट ज्यादा कर दिया तो ओजोन इतनी अनस्टेबल है कि वो बन के टूट जाएगी. तो हीट भी करना है पर ज्यादा भी नहीं करना है, इसलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्निक फॉलो की जाती है, जिससे ऑक्सीजन गैस को बिजली पास करके उसके O2 के बॉन्ड तोड़े जाते हैं ताकि वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाए. If concentration of ozone is greater than 10%, a battery ozonizer can be used. Pure ozone can be condensed in the vessel around by liquid oxygen. इसकी कोई relevance नहीं है. Property: pure ozone is a pale blue gas. This is important. Dark blue liquid, very important. Violet black solid, very very important. तो गैसियस फॉर्म में नीली है और लिक्विड फॉर्म में डार्क नीली है, सॉलिड फॉर्म में वॉयलेट है. क्वेश्चन जेईई और नीट में आया हुआ है. ओजोन की खास स्मेल होती है और स्मॉल कंसंट्रेशन में हार्मलेस है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन 100 ppm से ज्यादा हो जाए तो हेडेक और नोजिया वगैरह कॉज करती है. एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में बात कर रही है. ओजोन एक थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये बात हम लोग आपको बार बार समझाते हैं, ये बात समझाई जाती है थर्मोडायनेमिक के फंडे से कि ओजोन का टूटना इज एंडोथर्मिक इन नेचर. ओजोन का टूटना इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो डेल्टा H नेगेटिव है. इसके अलावा जब ओजोन टूटती है तो 2 गैस से 3 गैस बनती है, जिसका मतलब डेल्टा S पॉजिटिव है. तो अगर एंट्रोपी पॉजिटिव हो और डेल्टा H जो है वो नेगेटिव हो तो डेल्टा G हर हाल में नेगेटिव आएगा, जिसका मतलब रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस. कभी कहना ये चाहता है कि ओजोन एक अनस्टेबल गैस है और वो अपने आप टूट जाएगी. So due to the ease with which it liberates nascent oxygen, it is a powerful oxidizing agent. ये टूट के बनाती है नेसेंट ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जिसके साथ टकरा जाएगी उसको ऑक्सीडाइज कर देगी. एनसीईआरटी ने 2 रिएक्शन दिए हैं, सल्फाइड से सल्फेट और आयोडाइड से आयोडीन. ये 2 रिएक्शन है जिनमें एनसीईआरटी बता रही है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है. ओजोन रिएक्ट विद एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड in the presence of borate buffer. ये मैंने क्लास में करा रखा है, आराम से वीडियो देखो. which can be titrated against sodium thiosulfate and it is the method to form ozone. तो ओजोन क्वांटिटेटिवली कैसे पता लगाई जाती है, इसको ओजोन को पास किया जाता है पोटेशियम आयोडाइड में, उसमें बफर डाला जाता है. बफर ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, और बफर डाला जाता है और फिर जो आयोडीन बनती है उसको सोडियम थायोसल्फेट से ऐड करवाते हैं. कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इस पे ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, तो बस आपको याद करना है कि बफर कौन सा यूज किया जाता है, उसकी पीएच कितनी होती है. एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्टिकुलरली मोनोऑक्साइड कंबाइंड. ये मैंने आपसे कहा था कि हवा में ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन का क्या कारण है. तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में पहली जिम्मेवारी आती है NO गैस की. ये NO गैस जो है ये सुपरसोनिक जेट्स वगैरह के फ्यूल से निकलती है, जलने से. और जो दूसरा कल्प्रिट है वो है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन गैस जैसे हो गई, ये भी ओजोन लेयर तोड़ने के लिए जिम्मेवार है. ओजोन में 2 बॉन्ड है, दोनों बराबर हैं, हालांकि नहीं होने चाहिए थे, एक सिंगल है और एक डबल है, पर ये बराबर है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. और इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं. यूजेस लिखा है, ये जर्मीसाइड है, this infectant है, sterilizing water, it is also used for bleaching oil, oxidizing agent. So ठीक है, मेरे हिसाब से ये यूजेस इंपॉर्टेंट है, जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलाइजिंग वाटर. कोई सवाल?
सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म, पहली बात तो ये समझ लेनी है कि बड़े भारी चांसेस बने हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के, क्योंकि हम लोगों ने जब पेपर करे तो हमने देखा कि काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से निकाले हैं, चाहे वो अरिहंत था, चाहे वो एमटीजी था, ओसवाल था। तो सल्फर फॉर्म न्यूमरस एलोट्रोप, येलो सल्फर, अल्फा सल्फर भी कहते हैं उसको, और मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर भी कहते हैं। ये दो स्टेबल फॉर्म है। और जो रोम्बिक सल्फर है, द स्टेबल फॉर्म रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर सबसे स्टेबल है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में घर में लिखो। Then we have this allotrope is yellow, rhombic sulfur yellow कलर का होता है, इसका melting point दिया है, gravity दी है। Rhombic sulfur crystals are formed by evaporating the solution of roll sulfur in carbon disulfide। तो सल्फर की रॉड्स आती हैं ऐसे, इसे रोल सल्फर कहते हैं। इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके फिर सॉल्यूशन को जब उबालते हैं तो रोम्बिक सल्फर बनता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन सम बेंजीन एंड अल्कोहल, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर कहते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो बीटा वाले का ज्यादा है, अगर ग्रेविटी देखें तो अल्फा वाले की ज्यादा है। ये भी CH2 में सॉल्युबल है। This is a form of sulfur is prepared by melting rhombic sulfur in a dish and cooling it। तो ये रोम्बिक सल्फर को हीट करके कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ लिखा भी हुआ था कि which transform into monoclinic sulfur above 369। तो जब रोम्बिक सल्फर को हीट किया जाता है तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट होता है। 2 holes are made in the crust, remaining liquid poured on removing the crust, colorless needle shaped crystals of beta sulfur, it is stable at this। ठीक है। Then conversely alpha sulfur is stable below 369, alpha sulfur 369 से कम में स्टेबल है और ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा अबव दिस। एंड इसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, वो टेम्परेचर जिसमें एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट हो जाए। ये क्वेश्चन भी बहुत देखा मैंने पैकेजेस के अंदर कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों का फॉर्मूला सेम है, विच इज एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज एसिड रिंग्स आर पैक्ड इन डिफरेंट क्रिस्टल। एसिड रिंग फॉर्म बोथ पकड़ एंड ग्राउंड शेप, द माइक्रो डायमेंशंस आर गिवन। इस पे टाइम लगा लेना, पैराग्राफ में से लाइनों को अलग कर लेना जो मैंने मार्क करी है, इंपॉर्टेंट है। S8 की दो फॉर्म्स लिखी हुई है। S8 जो है, एक तो S8 रिंग है और एक S6 रिंग है। इसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये राउंड शेप है और ये चेयर फॉर्म है। Some other modifications are also possible and लिखा हुआ है 6 से 20 सल्फर के एटम पर रिंग हो सकते हैं। तो S20 नाम की भी चीज है इसका मतलब। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसकी हो गई एलोट्रोपी, कैटेनेशन। So ring adopt the chair form and molecular dimension given at elevated temperature, S2 dominant species, paramagnetic like O2। This is also very important। तो मतलब आप ये सारा ही इसको जरा लपेट लेना, क्वेश्चन आने का चांस है। कोई सवाल? सर तो मतलब अल्फा वाला कलर्ड होता है, बीटा वाला कलरलेस होता है। हाँ, कोई और सवाल? सर अगर क्वेश्चन होगा मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ सल्फर, तो अब टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा तो इसमें क्या लिखना होगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ था रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है, हम उसी को फिर हम स्टेबिलिटी रूम टेम्परेचर पे मान लेंगे ना। द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक। सर बट जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें बेटा बॉन्ड फिर वो उसको ज्यादा। हाई बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कुछ टेम्परेचर लिखा नहीं हुआ तो हम तो यही मानेंगे ना रूम टेम्परेचर पे कंपैरिजन माना जा रहा है। ओके सर। Sulfur dioxide. Sulfur dioxide is formed together with a little of 6 to 8% sulfur dioxide। इसकी प्रिपरेशन दे रखी है। सल्फर को जलाने पे SO2 बनेगी, सल्फाइड में एसिड डालने पे SO2 बनेगी, सल्फाइड और को जलाने में SO2 बनेगी। ठीक है, नथिंग स्पेशल। प्रॉपर्टीज, SO2 एक कलरलेस गैस है। कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाती है। इट लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर।
सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू वाटर, SO2 को पानी में डालेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। इसके अलावा क्योंकि एसिडिक इन नेचर है तो बेस के साथ ये रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट, तो NaOH में SO2 गैस पास करेंगे तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, सोडियम सल्फाइड में डालेंगे पानी तो सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, पैकेज में कराई। ये इसका लाइम वाटर टेस्ट जैसा रिएक्शन शो कर दिया। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल to give SO2Cl2, it oxidizes to sulfur trioxide। ये रिएक्शन तो इतना मैंने नहीं देखा, बट दिस इज वेरी फेमस। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रिएक्शन है। When moist sulfur dioxide behave as a reducing agent, आपको पता है it act as reducing agent। reducing agent कौन? जो हाइड्रोजन दे। तो SO2 को जब पानी में डालते हैं तो उससे नेसेंट हाइड्रोजन पैदा होता है, और ये रिडक्शन के रिएक्शन दिखा रखे हैं। ये फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर सकता है, रिडक्शन, और ये पर मैग्नेट जिसमें मैग्नीज की स्टेट +7 है को +2 में कन्वर्ट कर सकती है। दोनों रिएक्शन मैंने करवाए हुए हैं और दोनों अति इंपॉर्टेंट है। SO2 की एंगुलर शेप है, दोनों बॉन्ड बराबर है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो मैं ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। मेरे हिसाब से हमने कराया भी हुआ है, सब कुछ कवर किया भी हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम, शुगर, ब्लीचिंग वूल, एंटी-क्लोर, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है। यूजेस लिखे हुए हैं जी, बहुत सारे यूजेस हैं, मुझे तो कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा कि आ सके। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सो एसिड यहाँ बने हुए हैं। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। आपसे जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है पायरो का, वो आपसे कह सकता है बताओ SO बॉन्ड की संख्या कितनी है, या SO-S बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, तो इस प्रकार से, या OH कितने हैं इसके अंदर। तो ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चरों में कॉम्प्रोमाइज मत करना, एवरी स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, जिसमें सबसे पहले SO2 से बनाया जाता है SO3। इसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। डिटेल प्रोसेस का नहीं पढ़ना, लेकिन आपको ऑब्वियसली रिएक्शंस याद करनी है, कंडीशंस याद करनी है, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद है कि जो SO3 बनती है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके ओलियम बनाया जाता है, दैट यू आल्सो नो। ये बात इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से 96 से 98% प्योरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस है, डेंस है, ऑयली लिक्विड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। द एसिड फ्रीजेस एट दिस, बॉइल्स एट दिस, इट डिसॉल्व इन वाटर। पानी में जाते ही बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, हेंस इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इसके डाइल्यूशन में। अगर आप पानी केयरलेसली डालोगे तो आग लग सकती है। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो सल्फ्यूरिक एसिड लो वोलेटाइल है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है, पानी से बहुत प्यार करता है, और ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी हमने क्वेश्चन देखा था, एक दो जगह आया था, हमने सारे रिएक्शन भी करा रखे हैं आपको। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लो वोलेटाइल है इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है नाइट्रिक एसिड जैसे वोलेटाइल एसिड बनाने में। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए ये अलग अलग रिएक्शनों में यूज होता है। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को पानी से प्यार है इसलिए बहुत फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये अलग अलग लोगों को ऑक्सीडाइज करता है। सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन देता है, हमने ये भी कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला प्रोटॉन जल्दी बाहर आता है, दूसरे प्रोटॉन को आने में टाइम लगता है। पहले का Ka 10 से ज्यादा है और दूसरे का Ka 10⁻⁻2 है। सो इसका मतलब है पहला H+ जल्दी बाहर आता है, दूसरे को बाहर आने में टाइम लगता है, क्योंकि एक प्रोटॉन लॉस करने के बाद माइनस चार्ज आ जाएगा जिससे दूसरा प्रोटॉन लॉस करना मुश्किल हो जाएगा। Larger value of Ka1 means that sulfuric acid is largely dissociated into H+ and bisulfate. Greater value of dissociation constant, it means a stronger acid. The acid form 2 salt series, मैंने पैकेज में कराया था, normal sulfate जैसे Na2SO4 and acid sulfate, एक ऐसा सल्फेट जिसमें एसिड हो, मतलब जिसमें प्रोटॉन हो, जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। Sulfuric acid because of its low volatility can be used in the manufacture of volatile acid. क्योंकि खुद उड़ना नहीं आता इसलिए ये वोलेटाइल एसिड को बनाने में यूज हो सकता है। दिस इज अति इंपॉर्टेंट। फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट
पानी सोखने के लिए मशहूर। मैनी वेट गैसेस, गीली गैसेस को सुखाने के लिए उसको सल्फ्यूरिक में पास कर दो, ये जन्मों का प्यासा पानी पी जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां से भी पानी खींच के बाहर निकालता है। और आपको पता है चारिंग कॉज करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hot Kong sulfuric acid is moderately strong oxidizing agent in this respect. आपको पता है कॉपर को ऑक्सीडाइज करता है कॉपर सल्फेट में, सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है SO2 में, कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है CO2 में। हर रिएक्शन में SO2 और पानी तो बनते ही बनते हैं। यूजेस आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, इनिशियल स्ट्रेंथ कैन बी जज्ड बाय द सल्फ्यूरिक, ठीक है। एंड फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पिगमेंट्स, पेंट, डाइज, इनामलिंग, मुझे तो कोई खास यूज लगता नहीं है, ठीक है। बैटरी वगैरह में काम आता है, बट कोई ऐसा एक्साइटिंग यूज नहीं है जो हम बोर्ड में आते हुए देखें। ग्रुप 16 यहाँ पे खत्म होता है, आज इतना ही कराऊंगा क्योंकि पी ब्लॉक एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकता, तो हम कल पी ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे। 17 और 18 कल रीड करवाऊंगा, और टाइम बचेगा तो हेलोकेन शुरू करूंगा, अदरवाइज संडे खत्म कर देंगे, कोई ऐसी लाइन नहीं खींची हुई। बट इससे ज्यादा एक बार में कराना मुश्किल है इसको। यहाँ तक कोई सवाल पूछना तो पूछ लो। ठीक है, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।